तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स थे उनकी क्या वो किस टाइप के हो सकते थे, और उनकी ये क्या इंपॉर्टेंस थी और क्या फंक्शन वो करते थे। ठीक है, अब देखेंगे इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन कैसे होती है। ठीक है, इंट्रासेलुलर सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो चार उसके बेसिक मेथड्स है। ठीक है, या वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कर सकती हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स है, एक गैप जंक्शन है, एक टाइट जंक्शन से। ठीक है, दूसरा वो हार्मोनल सिग्नलिंग से कर सकते हैं, यानी ब्लड के अंदर हार्मोन डाला जाता है, हार्मोन जाएगा ब्लड के थ्रू, वो जहाँ उसका रिसेप्टर है वहाँ पे जाके उस सेल तक वो मैसेज पहुँचा देगा ग्लैंड का। ठीक है, और पैराक्लाइन सिग्नलिंग हो सकती है। पैराक्लाइन सिग्नलिंग कह सकते हैं, या एक सेल आपके पास ये है, ठीक है, इसके प्रोक्सिमिटी में करीब ही एक दूसरा सेल है ये, अगर ये सेल कोई केमिकल सिक्रीट करता है, इस केमिकल का रिसेप्टर इस साथ वाले सेल पे हो और वो इस पे लग के इसकी इंट्रासेलुलर जो फंक्शन है उसको चेंज करे, उसको पैराक्राइन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं, अगर इस सेल से जो केमिकल निकला है उसका रिसेप्टर इसी खुद अपने सेल पे हो, ठीक है, और वो इसके फंक्शन को अल्टर करे, तो उसको ऑटोक्राइन कहते हैं। ये मेनली फीडबैक इनहिबिशन या एक्टिवेशन के लिए होता है ऑटोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है, एक दूसरा हार्मोनल सिग्नलिंग से हो सकता है, तीसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग किसे हो सकता है। ठीक है, पैराक्राइन यानी हार्मोन में तो वो ब्लड में डाला जाएगा, ब्लड के थ्रू टारगेट सेल्स तक पहुंचेगा। पैराक्राइन में ये है कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से साथ वाले जो टिश्यू के सेल्स है या साथ ही सेल्स है सेम टिश्यू में, उनको सिग्नल पहुंचा देगा। ठीक है, ऑटोक्राइन में उसी सेल पे जो सिक्रीट कर रहा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, उसी सेल पे उसका रिसेप्टर होगा, उसी पे लग के उसको रेगुलेट करेगा। ये मेनली फीडबैक पाथवे के लिए। ठीक है, अच्छा, टाइट जंक्शन कहीं जोना ओकुलुडा जिसको बोलते हैं, ये हिस्टोलॉजी में आप सही से देखोगे टाइट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जो है फंक्शन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, जैसे ये इम्परमिएबल होते हैं, टाइट यानी इम्परमिएबल होते हैं रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल में, और लीकी होते हैं परमिएबल यानी रीनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। रीनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन होती है आपकी मेनली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे परमिएबल होते हैं। बाकी गैप जंक्शंस हो सकते हैं, गैप जंक्शन में असल में गैप होता ही नहीं है, दो सेल्स आपस में बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बाकायदा जो है आपके पोर्स होते हैं, जिससे एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो है करंट जा सकता है। ठीक है, जैसे मायोकार्डियल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेंसिशियम का काम करते हैं। ये जब हम कार्डियक करेंगे वहाँ पे गैप जंक्शंस की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये अटैच बिटवीन द सेल्स एंड परमिट इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, ये परमिट करते हैं करंट फ्लो को, यानी इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन मायोकार्डियल सेल्स, ये एग्जांपल है। ठीक है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर आइंस ट्रांसमिट कर जाती है डायरेक्टली। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल मोड्स ऑफ इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। तो चार प्रिंसिपल मोड्स ऑफ इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, सेल्स आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, हार्मोनल सिग्नलिंग से हो सकता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग से हो सकता है, और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग से हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। तो केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल की क्या इंपॉर्टेंस है, मेनली ये पूछ रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का यानी हार्मोनल सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, हार्मोनल सिस्टम के लिए ये है कि ये आपका अगर जो है सिक्रीटरी सेल है या ग्लैंड जिसको आप बोलते हो, ये आपका हार्मोन जो है सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, ब्लड में डंप कर रहा है, ब्लड जो है पूरे बॉडी में इसको इस केमिकल को लेके जा रहा है, हर जगह इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये जाएगा। ठीक है, तो जिस सेल पे टारगेट सेल वो सेल कहलाएगा जिसके ऊपर इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर हो। ठीक है, जिस सेल में इसका रिसेप्टर होगा वहाँ जाके ये लगेगा, और इस सिक्रेटरी सेल का मैसेज यहाँ तक पहुँचेगा, और ये जो टारगेट सेल है इसका इंट्रासेलुलर जो वो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी इस रिसेप्टर की, इस जो हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इकोनॉमिकल है। देखिए, अगर इसकी जगह नर्व होता तो बॉडी में हर पार्ट में नर्व का इनर्वेट करना, ठीक है, ये इकोनॉमिकल नहीं है इतना, तो ये इजी रहता है। आप जो है केमिकल को बस डंप कर दे ब्लड में, ब्लड पूरे बॉडी में लेके जाएगा, हर जगह जहाँ जहाँ इसका रिसेप्टर है वहाँ पे वो फंक्शन करेगा। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, बाकी यहाँ पे देखिए वो कह रहा है, एक क्वेश्चन इसने बनाया है, मेल पेशेंट्स हु आर इनफर्टाइल मे रिसीव अ सीरम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन टेस्ट। ठीक है, ये जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसकी एक काज ये हो सकती है। ठीक है, ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स नॉर्मली। देखिए, हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन जो है ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के लिए इम्परमिएबल था, तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो है वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस इसमें से पास नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस इसमें से पास कर सकते थे। अब हमारा जो ब्लड है वो असल में उसमें हाइड्रोफोबिक चीज़ें जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकती,
सकती, क्योंकि ये वाटरी है। ब्लड जो है क्या है, वाटरी है, इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, ठीक है। वाटर ज़्यादा है तो इसमें हाइड्रोफिलिक चीज़ें जैसे आयोनाइज्ड फॉर्म में चीज़ें तो इसमें फ्रीली मूव कर सकती है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, इधर ये इन्वायरमेंट तो हाइड्रोफिलिक है। तो उनको जैसे कि एक आपने अगर दरिया में जाना है, पानी में, समंदर में, तो आपको एक शिप चाहिए होगी, ठीक है। शिप के अंदर आप बैठ के मूव करेंगे। इसी तरह ये जो हाइड्रोफोबिक चीज़ें हैं, जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स है, जिसमें आपके मेनली सेक्स हार्मोन्स आते हैं। सेक्स हार्मोन में ये स्टीरोन जिसमें आता है एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स। एंड्रोजन्स में आपका टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये वाली चीज़ें आती हैं। और एस्ट्रोजन, ये वाली चीज़ें, ये सारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है, तो ये वाटर में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इनके लिए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन है ना, हाँ, तो प्रोटीन से, ये प्रोटीन से बाइंड करते हैं, तो प्रोटीन इनको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब जो फ्री हार्मोन होता है वो एक्टिव होता है, वो काम कर सकता है, और जो बॉन्डेड टू प्रोटीन होता है वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स है, ये असल में एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स की ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल का काम करते हैं। अगर ये ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स जो है ज़्यादातर इनके ऊपर लगे होंगे, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स पे लगे होंगे, तो इनकी फंक्शन जो है डिक्रीज़ होगी। अब एंड्रोजन्स में टेस्टोस्टेरोन है, इसका फंक्शन अगर मेल में डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों फंक्शनल एंड्रोजन डिक्रीज़ हो रहा है। एंड्रोजन तो सही प्रोड्यूस हो रहा है आपके, उससे गुनेट से प्रोड्यूस होता है ना, एंड्रोजन टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, तो वो तो सही प्रोड्यूस हो रहा है, सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स बढ़ गए हैं, आपके लीवर ने सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स की सिंथेसिस ज़्यादा की है, तो वो जो बन रहा है वो सारा आके इसके ऊपर लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब इस पे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स पे लग रहा है तो फंक्शनल टेस्टोस्टेरोन आपका डिक्रीज हो जाता है, तो जो इनफर्टिलिटी काज कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसने क्या लिखा है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, देखिए प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज बाइंड टू एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स with high affinity. Sex hormone binding globins and related proteins help transport hormones to टारगेट, ठीक है, इंक्रीजिंग देयर हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ भी इंक्रीज होती है जब बॉन्डेड टू प्रोटीन होता है, और बॉन्डेड टू प्रोटीन वो नॉन फंक्शनल होता है, जब उससे हटेगा फ्री होगा वो फंक्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, एंड डिटरमाइन बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, जाहिर है इसके साथ ज़्यादा बॉन्डेड है तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। मतलब बायो अवेलेबिलिटी यानी वो जो फंक्शन कर सकता है, बायोलॉजिकली अवेलेबल है बॉडी के अंदर, ठीक है। बिकॉज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स लेवल कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन एक्सेस टू टिश्यूज, ठीक है। एंड इनएप्रोप्रिएट राइज इन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स कैन काज सिम्टम्स सिमिलर टू हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। हाइपोगोनेडिज्म शो कर रहा है क्योंकि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स इंक्रीज हो गए इनएप्रोप्रिएटली, तो जो एंड्रोजन्स गोनेट सिक्रीट कर रहे हैं वो सारे इसके साथ जुड़े हैं, तो वो सिमिलर कंडीशन बनेगी जैसे सिक्रीट कर ही नहीं रहा है, गोनेट जो है हाइपोगोनेडिज्म का शिकार है। मतलब हाइपोगोनेडिज्म का मतलब यह है कि टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट किया ही नहीं है, हालांकि किया है लेकिन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन्स इनअप्रोप्रिएटली बढ़ा है तो उसके साथ अटैच है, और फंक्शन जो है फंक्शनल टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है और हाइपोगोनेडिज्म, और ये मेल इनफर्टिलिटी का काज हो सकता है, इसलिए इसका लेवल चेक किया जाता है कि कहीं इसके इंक्रीज होने की वजह से इनफर्टिलिटी तो नहीं हुई है। सही हो गया, ये हमारा ख़त्म हो गया। अगले में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सही है हमारा, मतलब समझे आपकी, हमने बेस प्रोवाइड किया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पढ़ने के लिए। तो चले जी, फिर मिलते हैं, टेक केयर।